सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। जन्म कुंडली में सूत्रों का महत्व है और जब आप सूत्रों को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आप किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय बहुत सतर्क होकर के पारदर्शी फलादेश देते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हालांकि कभी कभी आदमी के स्वभाव और कर्म बुरे होने पर किसी व्यक्ति को अच्छे ग्रह फलित नहीं भी होते हैं, क्योंकि उसके जितने शुभ ग्रहों का परिणाम है वो अपने बुरे कर्मों से समाप्त कर देता है। इसलिए चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, मनुष्य को सदैव वर्तमान के कर्मों से उनसे निजात प्राप्त होती है, उनसे छुटकारा मिलता है। यदि आप पापी भी हैं, आपके अच्छे ग्रह हैं और वो अच्छे ग्रह पाप कर्मों के कारण अपना फल तो नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आप उनका पुण्य खा रहे हैं। बुरे कर्म करके अच्छे ग्रहों का फल आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से अच्छे ग्रह बहुत हैं तो भी मनुष्य को कभी कभी दुख मिलता है, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के अनुसार उसको परिणाम मिलता है। दूसरी चीज है कि जब हम फलादेश को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझेंगे, सूत्रों के हिसाब से समझेंगे, तो उसका परिणाम और सुखद होता है। जन्म कुंडली में 1, 4, 7 और 10 केंद्र कहा गया है। याद रखिए, इनमें शुभ ग्रह यही के स्वामी हो, शुभ ग्रह यहां के स्वामी हो तो उसमें अपने शुभ फल में थोड़ी कमी ले आते हैं, मतलब सम हो जाता है, कुछ अल्प फल प्राप्त होता है। लेकिन केंद्र के स्वामी यदि पापी ग्रह हैं तो अपने अशुभत्व को यानी बुरे परिणाम को खो देते हैं और शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। इसलिए केंद्र में बैठे हुए, मान लीजिए केंद्राधिपति केंद्र के स्वामी शनि है, मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ स्थान पर शनि की कुंभ आती है। ऐसे में यदि कुंभ में ही बैठे हुए शनि है तो जातक को राजा की तरह जीवन जीने पर पूरा सहयोग करेंगे। ठीक उसी भांति से 10वें स्थान पर भी यदि शनि बैठे होंगे तो जातक को धन, वैभव, संपत्ति, मेडिकल लाइंस के माध्यम से, सरकारी ऑफिसर्स के माध्यम से, अच्छी नौकरी के माध्यम से, राजा की तरह, प्रशासन अधिकारी की तरह, राजा की तरह उसको जीवन में सुख देंगे। ठीक, अब दूसरे पहलू में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए दूसरे स्थान का स्वामी, मान लीजिए चौथे स्थान में वृष राशि है, चौथे स्थान में वृष राशि है, कुंभ लग्न होगा, चौथे स्थान में वृष राशि आ जाएगी। अब ऐसे में वृष राशि में बैठे हुए शुक्र यहां पर केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाएंगे, लिहाजा अपना शुभ परिणाम अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी जातक सुंदर होगा, घर परिवार सब कुछ होगा, लेकिन उसको परिणाम जितना शुभ मिलना चाहिए उसको उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम कहते हैं भाई शुक्र तो अपने वृष राशि का बैठा हुआ है, स्वराशि का बैठा हुआ है, पर परिणाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्र का दोष लगा हुआ है। ठीक इसी भांति से बुध भी यदि चतुर्थेश हो जाए तो वह भी कम परिणाम अच्छा देगा। इसी भांति से बृहस्पति भी यदि केंद्र का स्वामी है और केंद्र में ही बैठा है तो केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति के कारण जातक को अभिमान होगा, यानी अपनी शुभता का अभिमान होगा, अपने सुलक्षणों का अभिमान होगा, तो भी उस व्यक्ति को संपूर्ण फल बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा इत्यादि दे नहीं पाएंगे। कहने का भाव क्या है कि अशुभ ग्रह बैठे होंगे केंद्र में तो लाभ देंगे, शुभ ग्रह बैठे होंगे तो लाभ कम देंगे, हानि भी नहीं देंगे। परंतु यदि केंद्र के अलावा त्रिकोण के ग्रहों को देखा जाए, त्रिकोण क्या है? लग्न, पंचम, नवम, इन ग्रहों के
इन घरों के स्वामी यदि अशुभ भी है, पापी भी है, तो यह अच्छा परिणाम देंगे, लक्ष्मीवान बनाएंगे, सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। यानी 1, 5, 9 इनको त्रिकोण कहा गया है। अब ऐसे में हम त्रिसुड़ाय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, 11वां इनके बारे में विचार करते थोड़ा। तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी क्षतिकारक होते हैं, यानी नुकसान वाले घरों के स्वामी होने के कारण जिन जगहों पे बैठेंगे, यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक को प्रायः नुकसान देंगे। यहां पर 3 और 6 तथा 11वें भाव में बैठे हुए क्रूर, अशुभ, पापी ग्रह जातक को धन संपत्ति किसी मार्ग से दे, पर देते जरूर हैं। वहीं पर द्वितीय भाव और द्वादश भाव का विचार करें। द्वितीय भाव को मारक कहा गया है और 12वें भाव के स्वामी को व्यय भाव कारक कहा गया है, यानी व्यय करवाते हैं, खर्चा करवाते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाएं व्यय भाव में, तो व्यक्ति को सुख देंगे, ना कि दुख देंगे। अगर बृहस्पति 12वें घर में बैठ जाता है तो आदमी, हाँ बशर्ते कन्या का ना हो, मकर का ना हो, तो आदमी अपने धन को पूजा पाठ, यज्ञ, दान, जप, गरीबों की हेल्प में खर्च करता है अपने धन को। वहीं पर शुक्र 12वें घर में बैठ जाए तो पत्नी के माध्यम से एक तो शयन कक्ष का सुख बढ़ा देते हैं, दूसरा संपत्ति विशिष्ट रूप से सुख ऐश्वर्य युक्त करके जातक को सुखी करते हैं। अब ऐसे में द्वितीय भाव की चर्चा कर ले। द्वितीय भाव का स्वामी मार्केश होता है, ठीक, लेकिन वहीं पर द्वितीय भाव का स्वामी यदि किसी शुभ ग्रह के साथ कहीं युति करता हो तो धनदायक होता है, बशर्ते अपनी दशा में वो जातक को धन संपत्ति के साथ साथ बीमारी परेशानी देंगे। लेकिन कहते हैं आदमी मरे तो सुख से मरे, बढ़िया है, यानी सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, संपत्ति देते हैं, प्रदायक होते हैं। अब ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी यदि मारक है और लग्न का स्वामी भी बन जाता है तो वह मारक नहीं बनेगा। जैसे लग्न मेष है, मेष लग्न में लग्नेश भी मंगल है, अष्टमेश भी मंगल है, तो यहां पर मारक स्थिति मंगल नहीं उत्पन्न करेंगे, लग्न की सुरक्षा करेंगे। लग्न को मूल त्रिकोण कहा गया है, इसलिए लग्न का फल देंगे। कई लोग ऐसा प्रश्न किया करते हैं, इसलिए मैंने कहा इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आपके प्रश्नानुसार दे ही देता हूं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो सप्तमेश भी मारक होता है, ठीक, द्वितीयेश भी मारक होता है। अगर मेष लग्न होगा तो द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र हो जाएगा, सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र हो जाएगा। अब धन संपत्ति, राज समृद्धि, खान पान संबंधी बहुत सुख होगा, लेकिन आदमी को शारीरिक स्वास्थ्य, प्राय आपने देखा होगा कि उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको शुगर हो गई, डॉक्टरों ने खाना रोक दिया है, उनके दांतों में खराबी हो गई, उनकी आंतों में खराबी हो गई है, उनके गले के नलों में खराबी हो गई है, पैसा बहुत है। इसी स्थिति में होता है द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र है, पैसा रुपया धन संपत्ति पत्नी सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन जातक को सुख समृद्धि स्वास्थ्य से नहीं रहेगी। यहां पर सब मजबूर हैं, यहां कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, यहां संपूर्ण सुखी कोई नहीं है, ठीक। इसी तरह से अगर लग्नेश शुक्र है, तुला राशि होगी तो लगन में, तो सप्तमेश अष्टमेश और लग्नेश शुक्र हो जाएंगे। अब ऐसे में शुक्र मार्केश नहीं बनेंगे, अपितु जातक को सुंदर, ऐश्वर्यशाली,
भोगवादी, समृद्धशाली, खूब अच्छा बनाएंगे। जब शुक्र की दशा आ जाएगी तो शुक्र अपने मूल त्रिकोण लग्न का फल देंगे, ना कि अष्टम का फल देंगे। जातक को समृद्ध बनाएंगे। वैसे अष्टमेश कहीं भी हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो उस घर की स्थिति को बिगाड़ देता है। जैसे अष्टम स्थान का स्वामी, क्योंकि मूलतः शमशान है अष्टम स्थान, अष्टम स्थान का स्वामी ग्रह कोई भी हो, अगर वो बैठ जाए पंचम, एग्जाम्पल के लिए पंचम भाव में क्या विचार करते? विद्या का। पंचम भाव पुत्र का, संतान का, शक्तियों का, आंतरिक शक्तियों का। तो यदि अष्टमेश पंचम भाव बैठ जाएगा, पंचम में तो क्या कमी करेगा? विद्या होगी तो पुत्र सुख नहीं होगा, संपत्ति होगी, विद्या होगी तो पुत्र सुख नहीं होगा, पुत्र सुख होगा तो विद्या नहीं होगी, एक न एक चीज की कमी बना देगा। इसी तरह से अष्टमेश अगर नवम भाव में चला जाए, नवम भाव में चला जाएगा तो भाग्य में सिर्फ खर्चा ही रहेगा। अब ऐसे व्यक्ति को भाग्य में रोग, परेशानियां, हिप्स में चोट इत्यादि दे देगा। अष्टमेश नौ में जाएगा पिता के साथ, या पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा। ठीक इसी भांति से अगर अष्टमेश सप्तम स्थान में आ जाता है तो क्या करेगा? अष्टम स्थान शमशान है, पीड़ा है, रोग है, कहीं शुभ भी है, भूगर्भ में दबे हुए शक्तियों का केंद्र भी है, जमीनी अंदरूनी शक्तियों का केंद्र होने के कारण जातक को शुभत्व की तरफ भी ले जाता है, लेकिन वो कंडीशंस होती है। अगर अष्टमेश सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो जातक की पत्नी को पहली बात तो बोलने का रोग होगा, दूसरा जातक की पत्नी मंदबुद्धि बन सकती है, जातक की पत्नी क्रोधी बन सकती है, काम आसक्ति और कलंकी बन सकती है। ऐसे में जातक के जीवन में उसका व्यापार या पत्नी दो में से एक मिलेगा। अष्टमेश अगर सप्तम में चला जाएगा तो या पत्नी अच्छी होगी, या व्यापार, या कलंक, ये तीनों में से सामंजस्य कम बैठ पाएगा। इसी तरह से अगर अष्टमेश लग्न में चला जाएगा तो लग्नेश चूंकि जातक का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में कमी लाएगा, जातक के व्यक्तित्व में शून्यता दे देगा। अगर अष्टमेश इसी प्रकार से धन और कुटुंब में चला जाए तो कुटुंब में शून्यता दे देगा, धन में शून्यता दे देगा। इसी प्रकार से अगर अष्टमेश तृतीय घर में, भाई बंधुओं के घर में चला जाए तो कौटुंबिक परेशानियां, भाई बंधुओं की परेशानियां, मित्रों की परेशानियां दे देगा। कहने का भाव है कि षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश जब किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसको अशुभ कर देंगे, उस भाव को अशुभ कर देंगे। तो इन सूत्रों को समझने के लिए आपको मैंने प्रयास किया है समझाने का। अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ इसमें तो हमें जरूर बताइए। ऐसे सूत्र हम अभी आपको और भी प्रदान करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको समझिएगा। पुनः हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में सूत्रों पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।